नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? रानी, डॉली, शुभम, सत्यम, सचिन, अंजलि, रितेश, कोमल, अनामिका, दीपांशु, उसके बाद जितेंद्र, राहुल, साहू, अभिषेक, अजय, सत्या, सोनू, विशाल, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, आपको कल मैंने बताई थी संविधान समितियां की, जो आपके संविधान समितियां हैं उनमें आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी है, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संविधान के स्रोत। आप जानते हैं कि हमने अपने भारतीय संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधान को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पढ़ा था, और उस 60 देशों के संविधान में से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 10 देशों को सेलेक्ट किया था। तो वो 10 देश कौन से थे और हमने कहां से क्या प्रावधान लिया है, आपको केवल प्यारे बच्चों इतना याद रखना है। अभी केवल आप इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं, प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली है। तो अभी केवल आपको यह समझना है कि कौन सी चीज किस देश से ली गई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको, ये जो आपकी स्लाइड पर लिखा है, इसको बेटा अगर मैं शॉर्ट में लिखती हूं तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे शॉर्ट में मैम लिखेंगे कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए क्या किया गया था, मैंने आपको कल भी बताया था। भारतीय संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। क्या किया गया था? 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है और ये आपको पता भी होना चाहिए। अब इन 60 देशों में से मैंने कल बताया था कि इन 60 कंट्रीज में से हमने 10 कंट्रीज को सेलेक्ट किया था, यानी 10 देशों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चुना था। कितने देशों को सेलेक्ट किया गया था? तो मैम सेलेक्ट किया गया था 10 कंट्रीज को। तो ये 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? साथ साथ प्यारे बच्चे, आपको मैंने ये भी बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा तो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से, मतलब जो हमारे देश के लिए सही था, उन चीजों को इन्होंने इन 10 देशों से उठा लिया था। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, भारतीय संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है? तो भारतीय संविधान पर बेटा जी आप लिखेंगे सर्वाधिक प्रभाव, बेटा जी 1935 के अधिनियम, क्या है उसका नाम पूरा? भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है। भारत शासन अधिनियम 1935 का मैम हमारे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमारा इस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी 10 देश और 1935 के अधिनियम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है, रहना इक्वल, इंग्लिश में इसने नहीं लिखा है क्योंकि बेटा बाइलिंगुअल फॉर्म में मैंने यहां पर लिखकर दे रखा है। ये पीडीएफ आपके पास जाएगी। बाइलिंगुअल की जो प्रॉब्लम है ये पीडीएफ से ही खत्म होगी, क्योंकि वर्ड टू वर्ड हम इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद जो मैंने दूसरा लिखा है, ठीक है, वो भी मैंने देखिए लिखा हुआ है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो आप कह सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
हैज हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का यही समाधान मैंने अब निकाला है कि मैं टाइप पीडीएफ उनको दे दूंगी ताकि वो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश पढ़ सकें, क्योंकि वर्ड टू वर्ड हिंदी और वर्ड टू वर्ड इंग्लिश लिखना पॉसिबल नहीं है बच्चे। ठीक है, अब यहां पे हम पीडीएफ का सहारा क्यों लेंगे, पहले पीडीएफ का समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पीडीएफ से मत करो, पीडीएफ से मत करो। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि पीडीएफ का सहारा हम केवल उन चीजों के लिए लेंगे जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल नहीं है बल्कि फैक्चुअल है, मतलब वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आपका जो भारतीय संविधान है उस संविधान में किस किस देश में आपका क्या क्या प्रभाव पड़ा है, किस देश से हमने किन किन चीजों को लिया है, ये आपको प्यारे बच्चे यहां पर मैं बताने वाली हूं। जैसे सबसे पहले हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या आपका लिखा, सॉरी क्या क्या हमने लिया है, ये हम यहां पर देखने वाले हैं। तो बच्चा अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे पहले और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है बेटा जी संसदीय शासन पद्धति। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस देश के संविधान से लिया है मैम, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। किस देश के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन पद्धति, कई एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे हमने लिया है द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि बाइकैमरल सिस्टम। अब ये क्या होता है, तो बेटा इसका मतलब होता है कि जहां पर दो सदन होते हैं, दो सदन मतलब मैम टू हाउस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एक हाउस होता है बेटा जी लोकसभा और एक हाउस होता है जैसे कि मैम राज्यसभा। तो ये आपके संसद के दो सदन हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे यहां पर सेंटर में दो आपके सदन देखने के लिए मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मैम जहां पर भी दो सदन होते हैं उसे हम कहते हैं बाइकैमरल सिस्टम, उसे हम कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। भाई द्वि मतलब दो, सदन मतलब हाउस, और द्विसदनीय व्यवस्था जहां दो हाउस होंगे वहां बाइकैमरल सिस्टम बेटा जी होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? क्या यहां पर आपको इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा किसके लिए, तो आप कहोगे कि मंत्रिमंडल का। आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मंत्रिमंडल। अब ये मंत्रिमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैबिनेट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर टू द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल किसको कह रहा है, ये लोकसभा को, जनता के सदन को कह रहा है। लोकसभा बेटा जनता का सदन क्यों होता है, क्योंकि मैम लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। बेटा मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूं, जहां पीडीएफ की जरूरत होगी वही पीडीएफ यूज होगी, जहां पीडीएफ की जरूरत नहीं है वहां पीडीएफ का यूज नहीं होगा। ये सिर्फ फैक्चुअल चीजें हैं, कौन सी चीज कहां से ली गई है, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ आया? यह आपको ध्यान रखना है। तो लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहां से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे चलिए, तो यहां तक आप पहले इतना लिखिए फटाफट से, तब हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाना है, और आपको रिवीजन कराने के लिए मैं एंड में हूं, है ना, रिवीजन आपका एंड में डेली होता है। आगे चल सकते हैं, आगे चलिए। आगे देखिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पे लिखा है कि आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा है कि राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और मैम वास्तविक प्रधानता या वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होना। ये जो आप यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी आपको केवल कौन सी चीज कहां से ली गई है,
इतना समझना है, क्योंकि ये पूरी पॉलिटी है जो आपको यहाँ पे सोर्सेज हैं और ये अलग अलग चैप्टर हैं। जैसे यहाँ लिखा है राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, मतलब कह रहा है कि राष्ट्रपति नाम के हेड होते हैं, रियल हेड होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, इस मंत्री परिषद के प्रधान कौन होते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति नाम के मुखिया होते हैं, वास्तविक मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से लिया है हमने, तो आप कहेंगे ब्रिटेन से लिया है मैम। कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। फिर सिंगल जुडिशियरी सिस्टम, एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशियरी सिस्टम, एकल न्यायिक प्रणाली, ये कहां से लिया है, तो ये लिया है मैम ब्रिटेन से। ये कहां से लिया है, ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस, आपके यहां पर जो कानून बनते हैं, जो कानून बनाने में प्रोसेस यूज होता है, वो कहां से लिया है, तो आप कह सकते हैं कि मैम वो हमने लिया है ब्रिटेन से। ये सब ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है आपके यहां पर। कानून की नजर में सब बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कहां से लिया है विधि का शासन, ब्रिटेन से। हमने लिया है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, कहां से, ब्रिटेन से। तो हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है मैम, हमने ब्रिटेन से जो है रूल ऑफ लॉ लिया है, हमने ब्रिटेन से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है, हमने ब्रिटेन से एकल न्यायिक प्रणाली यानी सिंगल जुडिशरी सिस्टम को लिया है, हमने ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया को लिया है, हमने ब्रिटेन से बाइकैमरल सिस्टम यानी द्विसदनीय व्यवस्था को लिया है, हमने आपका सिंगल जुडिशरी सिस्टम को लिया है, सिंगल सिटीजनशिप को लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। जितने बच्चे कमेंट्स पर फोकस करेंगे वो नहीं पढ़ पाएंगे, और जो आराम से बातों को सुनेंगे वो सब पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना है या कमेंट करना है। नितेश कुमार जी, मैंने पहले ही बोला है कि अभी केवल इतना याद रखना है कौन सी चीज कहां से ली गई है। इन सबके मीनिंग आप एक दिन में नहीं समझ सकते, क्योंकि ये अलग पर्टिकुलर चैप्टर हैं आपके। प्रेसिडेंट अलग चैप्टर है, मंत्री परिषद अलग चैप्टर है, सिटीजनशिप अलग चैप्टर है। अभी तो मैं केवल ये बता रही हूं सोर्सेस क्या हैं, आपके स्रोत क्या हैं। ठीक है, आपके सोर्सेस यहां पर बता रही हूं अभी मैं। आगे देखिए, तो ये सब ब्रिटेन से लिया। और क्या लिया है हमने ब्रिटेन से, आइए आगे। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, यहां पे सिंपल बोल रहा है कि आपके जो एमपी होते हैं और आपके जो एमएलए होते हैं, इनको मिलते हैं कुछ विशेषाधिकार, इनको मिलते हैं कुछ प्रिविलेज। तो वो आपके कहां से लिए गए हैं, ब्रिटेन से। विशेषाधिकार कैसे मैम, तो बेटा विशेषाधिकार का मतलब है कानूनी मामलों में एमपी और एमएलए को छूट होना। जैसे आप कोई क्राइम करेंगे तो आपको तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन एमपी एमएलए के केस में ऐसा नहीं होता है। एमपी एमएलए को कुछ छूट दी जाती है। ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि इनके जो विशेषाधिकार हैं, इनको जो प्रिविलेज दिए गए हैं, वो हमने कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से। चाहे आप एमपी की बात करो, चाहे आप एमएलए की। ठीक है, उसके बाद लिखा है विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका। बेटा आपका एक होता है स्पीकर नाम का पद। स्पीकर कहां होता है या अध्यक्ष कहां पर होता है, देखो अध्यक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चा स्पीकर। और ये आपका दो जगह पर होता है, एक तो होता है आपका लोकसभा में और स्पीकर आपका होता है विधानसभा में। तो इन दोनों सदनों में इसकी क्या भूमिका होती है, क्या रोल ये प्ले करेगा, वो पूरा का पूरा इसकी जो पावर्स हैं हमने कहां से ली हैं, तो आप कहेंगे कि वो हमने ली है मैम ब्रिटेन से। वो हमने कहां से ली है बच्चा, ब्रिटेन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है स्पेशली फॉर एसएससी जीडी, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए, आगे है संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया। अब आपके देश में
संसद क्या करती है मैम? पूरे देश का कानून बनाती है। और विधानमंडल क्या करता है? तो मैम ये राज्य में कानून बनाता है। जैसे यूपी का विधानमंडल अलग होगा, एमपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा। तो आप कहेंगे कि संसद और विधानमंडल में जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो हमने कहां से ली हैं? ब्रिटेन से। और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, जिसे आप कहते हैं शॉर्ट में अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी आपके यहां पर दो व्यक्तियों ने इलेक्शन लड़ा, फॉर एग्जाम्पल ए ने और बी ने। ए को मिले हैं आपके 60 वोट और इसको मिले हैं 40, तो कौन जीतेगा मैम? 60 वाला जीतेगा। जिसके पास ज्यादा वोट वो जीत जाएगा, वो विनर हो जाएगा। तो आपके यहां पर अग्रता ही विजेता यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है, ये देखिए प्रेमा कह रही हैं आपने ब्रिटिश लिखा है और आप ब्रिटेन बोल रही हैं। बेटा एक ही बात है, एक ही बात है। तो ये जितनी व्यवस्थाएं आपने पढ़ी ये सब कहां से लिया गया है मैम? सब ब्रिटेन से। सब कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। आगे आइए, फिर आपका दूसरा देश है आयरलैंड। दूसरा देश है आयरलैंड। यहां से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस कंट्री से लिया गया है मैम? आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिया है हमने? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे सीधा बोल रहा है कि जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत। यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे मनोनीत को? इंग्लिश में कहेंगे नॉमिनेट। नॉमिनेशन होता है इनका। ठीक है, तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इनको कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब इनको मनोनीत करते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है मैम? आयरलैंड से। और ये 12 मेंबर्स किस एरिया से होते हैं, किस क्षेत्र से होते हैं? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन किस कंट्री से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से, ये ध्यान रखना है। डीपीएसपी आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पद्धति। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है मैम? इलेक्टोरल कॉलेज। यानी इसको हम कहेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदाता होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट करेगा, ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। कौन कौन वोट करेगा, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, ये भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। निर्वाचन किस तरीके से होगा, ये आपकी हो गई साधारण भाषा। तो ये दोनों हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। कि वोटर्स कौन होंगे और इलेक्शन किस तरीके से होगा, दोनों कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। बेटा अगर आपको मेरी एक सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही कि एक दिन में आप पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपको फिर समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहना क्या चाह रही हूं। अभी आपको इनका मीनिंग समझना ही नहीं है, आपको केवल इतना समझना है कौन सी चीज कहां से ली गई है, ये आप ध्यान रखना। और अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो तो बहुत गलत बात है कि मैं बार बार एक चीज को रिपीट कर रही हूं। आप पूरे पॉलिटी को एक दिन में कैसे खत्म कर सकते हो, सोचो। हर चीज का मतलब आपको तब समझ आएगा ना जब पर्टिकुलर वो चीज आपको समझाई जाएगी, जब अलग से चैप्टर्स होंगे।
आप इतनी सी बात सिंपल सी नहीं समझ रहे हो कि अभी इतना याद रखो कौन सी चीज किस देश से ली गई है। ठीक है, आगे आइए। अब आता है यूएस से, थर्ड कंट्री है। एक मिनट रुक जाना बेटा, यहां पे ये टाइपिंग एरर है, इसको हटा देती हूं मैं। ठीक है, अब देखो यहां पे सबसे ज्यादा जो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि ये बताइए फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं। अब आप कहेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो ये अलग चैप्टर है बेटा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमने अमेरिका से लिए हैं। फिर आपकी एक प्रस्तावना है जिसे आप उद्देशिका भी कहते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो उद्देशिका का विचार यानी आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हमने कहां से लिया है, तो वो हमने यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। अगर राष्ट्रपति कोई गलत काम करते हैं तो भाई उन्हें हटाना भी पड़ेगा। तो उन्हें कैसे हटाया जाएगा, किस तरीके से हटाया जाएगा, यह प्रोसीजर हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है या प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं महाभियोग, उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का मतलब है कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि महाभियोग कहां से लिया गया है, आप कहोगे अमेरिका। मैं पूछूं फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, अमेरिका। मैं पूछूं डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, मैम डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड से। मैं पूछूं आपसे कि एकल नागरिकता कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। ऐसे क्वेश्चन बनता है यहां से, और मैं अभी पूछूंगी भी आपसे। ठीक है, उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी अमेरिका से, और सिंगल जुडिशरी सिस्टम ब्रिटेन से। आपकी जुडिशरी में कौन आता है, मैम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हमारे जुडिशरी में आते हैं। हमारी न्यायपालिका उसे हम कहते हैं जुडिशरी, जिसमें हमारे कोर्ट आते हैं। तो सिंगल जुडिशरी ब्रिटेन और इंडिपेंडेंट जुडिशरी अमेरिका। डीपीएसपी मतलब प्रिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, बेटा अभी तो बताया पीछे। ठीक है, उसके बाद में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जुडिशियल रिव्यू, ये क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो जुडिशियल रिव्यू भी केवल याद रखना है कहां से लिया है, अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी अमेरिका से, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल अमेरिका से, इंपीचमेंट अमेरिका से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप देखेंगे यहां पर कि आपका और क्या क्या लिया गया है अमेरिका से। मैम जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, जिसे हम कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये आपका कहां से लिया गया है, तो आप कहोगे मैम ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक, उसके बाद में आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, इनके जजेस को इनके पद से कैसे हटाया जाएगा, जजेस को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने का प्रोसीजर कहां से लिया है, अमेरिका से। कहां से लिया है बेटा जी, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कहां से ली है, हमारे यहां एक व्यक्ति होते हैं उपराष्ट्रपति। आप हमारे यहां एक व्यक्ति होते हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, उसके बाद में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक आपके देश में कभी नहीं लगी है। आपके देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती हैं, उनमें से फाइनेंशियल इमरजेंसी को हमने कहां से लिया है प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे कि मैम अमेरिका से। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब समझाती हूं बेटा। जब आपका जो संविधान है, ठीक है, इसमें जब किया जाता है संशोधन, और संशोधन करना किसका काम होता है, संशोधन करने की शक्ति बेटा जी आपका संविधान देता है संसद को। संशोधन करने की पावर किसके पास है, संसद के पास, यानी संसद ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है।
लेकिन कई अमेंडमेंट ऐसे होते हैं, कई संशोधन ऐसे होते हैं बेटा जिसमें राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। तो ऐसे संशोधन जिनमें संसद को राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है, रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर लेना पड़ता है, उन संशोधनों का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया है। मैं अगेन आपको रिपीट करती हूं बच्चे कि संविधान में संशोधन करना किसका काम है? संसद का। लेकिन कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं, कुछ संशोधन ऐसे होते हैं मैम जिनके लिए हमें राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ती है, राज्यों से भी अप्रूवल लेना पड़ता है या रेटिफिकेशन लेना पड़ता है। जो अनुमोदन है ना बेटा, इसका मतलब होता है स्वीकृति, इसका मतलब होता है आपका स्वीकृति लेना। इंग्लिश में कहते हैं रेटिफिकेशन या अप्रूवल भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का वो हमने कहां से लिया है? यूएसए से, अमेरिका से लिया है। क्लियर है? क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे देखिए। अमेरिका के बाद आपका नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया। अब ये समवर्ती सूची क्या होती है बेटा? एक ऐसी सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बनाती हैं। ठीक है, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बनाती हैं, तो आप कहेंगे कि मैम वो है समवर्ती सूची, और उसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। मैम हमने प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना कहें या उद्देशिका कहें या प्रीएम्बल कहें, एक ही बात है। तो प्रस्तावना का विचार कहां से लिया था बेटा? एक बार कमेंट बॉक्स में तो बताना जल्दी से, एक बार कमेंट बॉक्स में तो बताना कि आइडिया ऑफ प्रीएम्बल कहां से लिया था। मैडम प्लीज हिंदी ज्यादा बोलें। ठीक है बेटा, तो आप कहेंगे प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और बच्चे सेंटर स्टेट रिलेशंस केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से। वेरी गुड मैम, अमेरिका से। शाबाश जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जिन्होंने लिखा है अमेरिका, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब आपकी संसद की लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो जाती है, जब लोकसभा और राज्यसभा आपस में झगड़ने लगती है ना बेटा, तो उनको एक साथ बुलाया जाता है कि आओ झगड़ा मत करो, आकर एक साथ बैठो, तुम्हारा झगड़ा खत्म करते हैं। तो उन दोनों को जब एक साथ झगड़ा करने के बाद बुलाया जाता है और एक साथ बिठाया जाता है, तो उसको कहते हैं ज्वाइंट सेशन। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट सेशन आता है वो हमने कहां से लिया है? मैम ऑस्ट्रेलिया से। वो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? आपकी कनाडा। कनाडा। और जब हम कनाडा की बात करेंगे तो यहां से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो पूछा जाता है कि आपका संघीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है। ठीक है, ये पूछा जाता है। आपका जो सेंटर है वो आपका ज्यादा शक्तिशाली होता है राज्यों की अपेक्षा, मतलब सशक्त केंद्र, ये कहां से लिया गया है। तो आप देखेंगे यहां पर कनाडा के संविधान से हमने संघीय शासन प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम को लिया है, फेडरल सिस्टम को लिया है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, यह आपको समझ में आएगा जब मैं आपको गवर्नर पढ़ाऊंगी। तो आपके जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के लिए कुछ बिल को रिजर्व्ड कर लेते हैं, राष्ट्रपति के लिए कुछ बिलों को आरक्षित कर लेते हैं। तो ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से। आपका केंद्र सशक्त होता है, स्ट्रांग होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी अपेक्षा? स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्षा। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार की अपेक्षा क्या होती है? शक्तिशाली।
सशक्त होती है केंद्र सरकार। ये कहां से लिया है? कनाडा से। कहां से लिया है बेटा जी? कनाडा से। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेजिडुअरी पावर्स। रेजिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां बेटा जी ऐसी शक्तियां जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है। उसके अलावा एक सूची अवशिष्ट सूची होती है और ये आपके ऐसी सूची होती है जिसमें नए विषयों पर कानून बनाया जाता है। और बेटा अगर हम बात करते हैं नए विषय पर जब कानून बनता है तो कौन बनाता है? संसद। तो अवशिष्ट शक्तियां हमने कहां से ली हैं? कनाडा से। ठीक है, आगे देखिएगा। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। आप तो कहोगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जी हां, करते हैं। जी हां, करते हैं बेटा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के कहने से करते हैं। राष्ट्रपति जी कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते, वो केंद्र सरकार के कहने से करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो भले ही राष्ट्रपति करते हैं लेकिन केंद्र सरकार के कहने से। ठीक है, मुझे पता था अभी यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन उठने वाला है कि जो केंद्र राज्य संबंध है बेटा, सेंटर स्टेट रिलेशंस आपके कई तरीके के हैं। आज ही जाकर जरा ध्यान से डालना कि सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हैं, या डालना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, उसमें केंद्र राज्य संबंध भी आपके आएंगे। पहले एक बार चेक करना, उसके बाद सही और गलत का डिसीजन करना। ठीक है, उसके बाद सही और गलत का डिसीजन करना बेटा। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास होता है परामर्शी क्षेत्राधिकार। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, परामर्शी क्षेत्राधिकार यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। और ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें बेटा आपका सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है, एडवाइस देता है, परामर्श देता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति को सलाह देता है, परामर्श देता है, वो कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? कनाडा से। ठीक है, आगे चलिए। अब आपका यहां पे एक है जापान। जापान से केवल हमने आर्टिकल 21 को लिया है। और आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 क्या है, तो ये मैं फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ाऊंगी। तो आप कहेंगे जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये केवल हमने जापान से इतना ही लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री है बेटा जी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। यहां से सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने कहां से लिया है। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ली है संविधान संशोधन की पद्धति, मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संसद किस तरीके से संविधान में संशोधन करेगी, वो पूरा प्रोसीजर हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, आगे देखिए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, आपका एक सदन है राज्यसभा, और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा,
तो आप कहेंगे कि वो प्रोसीजर हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बेटा जी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन वाला राज्यसभा के सदस्यों के लिए प्रोसीजर है वो हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक, आगे चलिए, आगे चलते हैं। कुछ बच्चे, हम हर बैच में यही हालत होती है, कभी नहीं सुनते हैं टीचर की बात, केवल अपनी बात, केवल अपनी बातें कहनी है। और अगर आप यहां पे नहीं चीजों को सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो बेटा कोई भी टीचर आ जाए आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि आपका पूरा फोकस है कि मैंने कमेंट किया है और मैम मुझे उसका आंसर दें। मैं किसी का कमेंट बीच क्लास में नहीं लूंगी, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। आपके कमेंट्स लूंगी मैं एंड में, ठीक है? आप इसके लिए बुरा मान रहे हैं, आप मान सकते हैं, लेकिन ये बुराई आपकी भलाई के लिए है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखिए, सोवियत संघ या रशिया से हमने क्या लिया है? तो बेटा जी फंडामेंटल ड्यूटीज। एक है आपके फंडामेंटल राइट्स, वो लिए अमेरिका से, मतलब मौलिक अधिकार, और एक है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, वो लिए हमने रशिया से। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे चलिए। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, यानी कि आपकी जो प्रिएम्बल है बेटा, इसमें 3 न्याय की बात की गई है। और वो 3 न्याय कौन से हैं? 3 न्याय। तो एक तो है बेटा जी सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस आप खुद लगा लेंगे, न्याय को कहते हैं जस्टिस। एक है बेटा जी इसमें आर्थिक न्याय, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। और एक है बेटा यहां पर आपका राजनीतिक न्याय, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये तीनों न्याय हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? आप कहोगे रशिया से। इसके अलावा बेटा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान, जिन्हें आप कहते हैं पंचवर्षीय योजना, ये भी हमने कहां से ली है? रूस के संविधान से। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये भी हमने कहां से लिया है? तो आप कहेंगे मैम हमने लिया है इसको रशिया से। सुनील, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूं, प्लीज आप एक बार चेक कर लें, उसके बाद गुस्सा करें, ठीक है बेटा? थोड़ा सा टीचर की भी सुन लो कि जो केंद्र राज्य संबंध है वो कई प्रकार के हैं, और जो मैंने आपको बताए हैं वो कनाडा से ही हैं, और विद प्रूफ मैं आपको इसका दे सकती हूं, विद प्रूफ। किताबों में भी, आपके गूगल पे भी। आपको बोल रही हूं मैं बार बार, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, ठीक है? आगे आइए, फ्रांस का संविधान, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेंच, आपके अगर हम बात करते हैं आपके फ्रांस के संविधान की, तो प्यारे बच्चे आप देखें यहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, आपके यहां पर कैसा है? मैम रिपब्लिकन सिस्टम है। तो हमारे यहां पर जो रिपब्लिकन सिस्टम है, जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, वो हमने कहां से लिया है? तो आप कहोगे कि मैम वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रांस के संविधान से लिया है। कहां से लिया है बेटा? तो आप कहोगे मैम हमने वो फ्रांस के संविधान से लिया है, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट क्या लिया है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ये तीनों वर्ड्स बेटा, ये तीनों शब्द आपकी प्रस्तावना में हैं, आपके प्रीएम्बल में है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में आया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप कहेंगे मैम फ्रांस के संविधान से, आप कहेंगे मैम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। सनी कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए सोर्सेस है। ऑफ कोर्स बेटा, 10 देशों से जो जो हमने लिया है वो लिखा हुआ है,
मैं भी तो वही पढ़ा रही हूं जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये मेरा अपना बनाया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे चलिए, अब आपका एक लास्ट बचता है जर्मनी, और जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस। जर्मनी से हमने क्या लिया है? इमरजेंसी प्रोविजन लिया है, केवल आपातकालीन उपबंध। इसकी इंग्लिश ठीक कर लीजिएगा, आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन। मैं ठीक कर देती हूं इंग्लिश, इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध। ठीक है, ये हमने किस देश के संविधान से? तो आप कहेंगे जर्मनी से। अभी मैं अब आपको याद कराने का भी जो है बेड़ा उठाऊंगी। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया है? तो मैम लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ हमने लिए हैं। तो इसको आप एक बार क्या करेंगे? पूरा रीड करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब यहां पे जैसे कुछ बच्चों के वो कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमें ये बताइए कि कल की क्लास मिस है, पीडीएफ नहीं है, मैं चेक करूंगी, उसको डलवा दूंगी। ये बेटा केवल आपको पढ़ने हैं, इसका टेस्ट मैं आज नहीं लूंगी, कल लूंगी आके क्लास में। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी अनुसूचियां, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी शेड्यूल्स। तो जब मैं टॉपिक एडवांस में बता दिया करूं तो एक बार इसको पढ़ लिया करो। कल मैं सबसे पहले आकर इसका रिवीजन कराऊंगी, इसके आगे आज आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये भले ही आपका आज हो चुका है लेकिन आप इसको पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। कल आते ही मैं आपको रिवीजन लूंगी, पीडीएफ बिल्कुल मैं आपको दूंगी। ये आप ध्यान रखें कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आपके कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं ये कल आप पढ़ के आएंगे। और आते ही सबसे पहले मैं कम से कम 5 से 7 मिनट तुम्हारा टेस्ट लूंगी और उसके बाद में तुम्हें शेड्यूल्स पढ़ाऊंगी, अनुसूचियां पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज इतना ही मैं पढ़ाऊंगी बेटा, बेसिक से ही सब पढ़ाया जा रहा है। ये आपको बेसिक इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि एक दिन में आपने सारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस को देख लिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये धीरे धीरे आपको जब मैं पॉलिटी खत्म करने पे आऊंगी आपके पास हर एक प्रश्न का उत्तर होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और बताओ इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।